हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चौथा और आखिरी क्लास होगा इस कहानी पे जिसका नाम है अ हैंडफुल ऑफ डेट्स और इसको लिखा है तैयब सालेह ने, जो कि एक अरेबियन राइटर हैं। लास्ट वाले लेसन में हमने देखा था कि हमारा ये नरेटर, जो कि एक छोटा बच्चा है, मसूद के बारे में हमें सब कुछ बता देता है कि उनके पास जितनी बहुत सारी ज़मीन थी अब वो सिमट कर बहुत कम रह गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ज़मीन जो है वो बेच दी है। और ये भी हमें पता चलता है नरेटर के ज़रिए से, जो कि नरेटर को खुद भी पहली दफ़ा मालूम होता है कि इनके पास जो ज़मीन पड़ी हुई है ये भी इन्होंने मसूद से ही खरीदी हुई है। और इन्होंने खजूर जो है वो उतारने का काम मुकम्मल किया था, ये हमने देखा था लास्ट वाले लेसन में, और उनको बोरियों में भर दिया था। और बोरियां जो हैं उनकी तादाद 30 थी। और सारे लोग जो हजूम वहाँ पे था वो चला गया। अब वहाँ पे हुसैन था जो कि मर्चेंट था, मूसा था जो ज़मीन का मालिक था इनके साइड वाली ज़मीन का, और दो और स्ट्रेंजर्स थे, और हमारा नरेटर था, और मसूद था, और नरेटर का ग्रैंडफादर था। ये 5-6 लोग अब वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने इन डेट्स को चेक किया, एग्जामिन किया अच्छी तरह। और उसके बाद देन आई सा देम डिवाइडिंग अप द सैक्स अमंग देम। हमें नरेटर बता रहा है कि उसके बाद मैंने देखा कि ये इन बोरियों को बांट रहे हैं आपस में। हुसैन द मर्चेंट टुक 10। जो हुसैन मर्चेंट था उसने 10 बोरियां ले ली। ईच द स्ट्रेंजर्स टुक 5। और वो जो दो अजनबी लोग थे उन्होंने 5-5 बोरियां मिला करके 10 उन्होंने ली। मूसा द ओनर ऑफ द फील्ड नेक्स्ट अवर्स ऑन द ईस्टर्न साइड टुक 5। और वो जो मूसा था जो हमारी साथ वाली ज़मीन का मालिक था, ईस्टर्न वाली ज़मीन, जो ईस्टर्न साइड वाली ज़मीन है, उन्होंने भी 5 जो है वो बोरियां ले ली। एंड माई ग्रैंड फादर टुक 5। और बाकी जो वहाँ पे 5 रह गई थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने ले ली। अंडरस्टैंडिंग नथिंग, मुझे कुछ बात समझ नहीं आती थी। आई लुक्ड एट मसूद एंड सॉ दैट हिज आइज वर डार्टिंग अबाउट टू लेफ्ट एंड राइट लाइक टू माइस दैट हैव लॉस्ट देयर वे होम। और मैंने मसूद की तरफ देखा तो मैंने मसूद की 2 आंखें इस तरह उधर उधर घूरती हुई मैंने पाई कि जैसे दो वो चूहे थे जिन्होंने अपनी जो है वो बिल का रास्ता खो दिया था। You was still 50 pounds in debt to me, said my grandfather to मसूद। बोरियां तकसीम होने के बाद मेरे ग्रैंडफादर ने मसूद से कहा कि अभी भी आपका जो कर्जा है वो 50 पाउंड्स का है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये ग्रैंडफादर ने बता दिया मसूद को कि कर्जा जो है वो अभी 50 पाउंड्स का है। हुसैन कॉल्ड हिज असिस्टेंट्स एंड दे बॉट अलॉन्ग डोंकीज। हुसैन ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, उन्होंने वो खच्चर वगैरह डंकीज लाए थे माल उन पे लादने के लिए, भरने के लिए। द 2 स्ट्रेंजर्स प्रोड्यूस्ड कैमल्स। और वो जो 2 अजनबी लोग थे उन्होंने कैमल्स को लाया ये बोरियां लेने के लिए। एंड द सेक्स ऑफ डेट्स वर लोडेड ऑन देम। उन पे वो जो बोरियां थी खजूरों की वो उन पे रख दिया गया। One of the donkeys let out a braying which set the camels frothing at the mouth and complaining noisily. ब्रेइंग कहते हैं जो खच्चर, जो आवाज़, खच्चरों की आवाज़ जो होती है, जिस तरह कुत्ते के बारे में हम कहते हैं कि वो बार्किंग करता है, भौंकता है, इसी तरह जो डोंकीज आवाज़ निकलती हैं उसको ब्रेइंग कहते हैं। एक डोंकी ने आवाज़ निकाली मुंह से और उसके बाद सारे जो डोंकीज थे उन्होंने जो है शिकायतें करना यानी कि शोर मचाना शुरू कर दिया। आई फेल्ट माई सेल्फ ड्राइंग क्लोज टू मसूद। और मैं मसूद के बहुत नज़दीक चला गया। फेल्ट माई हैंड स्ट्रेच आउट टूवर्ड हिम एज दो आई वॉन्टेड टू टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। मेरा जो हाथ वो चला गया जैसा कि मेरा हाथ चाहता था कि जो दामान है उसकी कमीज़ का, उसको जैसा कि मेरा हाथ पकड़ लेना चाहता था। हेम कहते हैं दामान को। I heard him make a noise in his throat like the
rasping of the lamb being slaughtered. और मुझे वो आवाज़ सुनाई दी इसके गले से, मसूद के गले से, जैसा कि जब हम भेड़िए को जब ज़बह करते हैं भेड़ को, और वहाँ जो वो आवाज़ निकलती है गुर्र गुर्राने की, वो आवाज़ मुझे सुनाई दी इसके गले से, मसूद के गले से। स्लॉथर कहते हैं ज़बह करने को। For some unknown reason I experienced a sharp sensation of pain in my chest. और बिना किसी वजह के या बिना वजह जाने मेरे अंदर एक एहसास पैदा हो गया दर्द का, दुख का अपने सीने में। मसूद की खातिर एक आर महसूस हो गया। I ran off into the distance. मैं दूर चला गया मसूद से। Hearing my grandfather call after me. ग्रैंडफादर मुझे बुला रहे थे पीछे। I hesitated a little. थोड़ी झिझक मेरे अंदर पैदा हो गई। Then continued on my way. उसके बाद मैं चला गया दादाजी के पीछे। I felt at that moment that I hated him. उस वक्त मुझे लगा कि मसूद से जैसा मुझे नफरत होने लगी। Quickening my pace. मैं अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था, क्विक कर रहा था, तेज कर रहा था। It was as though I carried within me a secret I wanted to rid myself of. एक ऐसी हालत मेरे अंदर पैदा हो गई जैसा कि एक बहुत बड़ा राज मेरे अंदर था और मैं उस राज से अपने आप को छुटकारा देना चाहता था। I reached the river bank near the bend it made behind the wood of acacia trees. तो मैं नदी के उस किनारे पहुंच गया जहाँ पे नदी मोड़ के वो उन दरख्तों के पीछे गायब हो जाती थी। Then, without knowing why, मुझे नहीं पता क्यों, I put my finger into my throat and spewed up the dates I had eaten. मैंने उंगली अपने मुंह में डाली बहुत नीचे तक और स्प्यू कहते हैं वोमिट करने को, उल्टी करने को। तो मैंने उल्टी की। वो सारी डेट्स, वो सारी खजूर जो मैंने खाए थे, मैंने उनको अपने गले से जो है बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी कहानी। We shall be now looking at the themes of the story. The story, A Handful of Dates by Taib Solia, uses many different themes and literary techniques to tell the story of an innocent young boy discovering life's hardships. The story begins with 3 introductory paragraphs which contain background information about the grandfather and a boy from whose perspective the reader receives the story. These paragraphs reveal that the boy is young, innocent, and very intelligent, and possesses a great love for nature. His grandfather is a man of power who is very tall and has a beard which is described to the reader as being beautiful and soft. The story then moves on to the neighbor Masood, who inherited a large sum of land from his father and gradually was forced to sell the land to the boy's grandfather due to an excessive number of wives. The action of the story describes a day of harvesting in Masood's date field, where various people from the town appear to help the effort as well as eat some of the dates. When the harvesting is done, grandfather as well as four other men divided the product and take their share away. This sickens the boy, who runs into the forest and throws up the dates which he had eaten. Saleh uses different literary techniques as well as various themes in order to describe the loss of innocence. The first three paragraphs exhibit many examples where Saleh attempts to illustrate the blissful, pure youth of boy as well as his love for nature. The boy speaks of the mosque, the river, and the fields, the landmark in his life. Here, the child uses imagery to portray nature as a prominent part of his life. Saleh also expresses the boy's mind. And thank you, dear students. We shall be closing our today's topic. Hope you enjoy this story.